नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है TUV ग्लोबल इंडिया चैनल पर। आज हम सीखेंगे ग्लोबल 8D के बारे में, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है रूट कॉज एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि 8D मेथोडोलॉजी क्या है, इसके फेजेस कौन कौन से हैं और इसे प्रैक्टिकल तरीके से कैसे अप्लाई किया जाता है ताकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोसेसेस में एरर्स को रिड्यूस किया जा सके। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ग्लोबल 8D हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल 8D। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल 8D के बारे में। ग्लोबल 8D एक स्ट्रक्चर्ड और टीम ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जिसे सबसे पहले फोर्ड मोटर कंपनी ने डेवलप किया था। इसका मेन पर्पस ऑर्गेनाइजेशंस को मदद करना है कि वे प्रॉब्लम्स के रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर सकें, सही करेक्टिव एक्शंस ले सकें और भविष्य में उन्हीं समस्याओं को दोबारा होने से रोक सकें। इस मेथोडोलॉजी का फोकस हमेशा रहता है टीम वर्क, डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर। क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स या रिकरिंग होती है, ग्लोबल 8D ऑर्गेनाइजेशंस को एक सिस्टमैटिक तरीका देता है उन्हें सॉल्व करने का। इसके अलावा यह अप्रोच क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन को एनकरेज करता है, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और टीम्स मिलकर प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं। सबसे खास बात यह है कि ग्लोबल 8D ब्लेम कल्चर को अवॉइड करता है और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां लोग सीखने और प्रिवेंटिव एक्शंस लेने पर फोकस करते हैं। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, बल्कि एक लर्निंग कल्चर भी डेवलप होती है जो लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट में मदद करती है। व्हेन टू यूज 8D। अब जब हम समझ चुके हैं कि ग्लोबल 8D क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, तो सवाल यह उठता है कि हमें 8D अप्रोच कब यूज करनी चाहिए। 8D सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है जब हमें कॉम्प्लेक्स या रिकरिंग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जिन्हें सिंपल फिक्सेस से सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसका इस्तेमाल खासकर तब किया जाता है जब कस्टमर कंप्लेंट्स आती हैं, इंटरनल डिफेक्ट्स सामने आते हैं या प्रॉब्लम का रूट कॉज तुरंत स्पष्ट नहीं होता। ग्लोबल 8D इस स्थिति में मदद करता है कि इश्यूज को सिर्फ टेम्पररी तरीके से नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक और परमानेंट तरीके से सॉल्व किया जाए। कुछ की सिचुएशंस जहां 8D सबसे ज्यादा यूजफुल होती है, रिकरिंग या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जिनके लिए इन डेप्थ एनालिसिस की जरूरत होती है। जब कस्टमर कंप्लेंट्स या क्वालिटी इश्यूज अराइज हो, जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीम वर्क और क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टीज की जरूरत हो। इस तरह 8D अप्रोच सुनिश्चित करती है कि प्रॉब्लम का समाधान सिर्फ सिम्टम्स को हटाने तक सीमित न रहे, बल्कि रूट कॉज तक जाकर परमानेंट सोल्यूशन मिले। और इसी फोकस से हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि 8D मेथोडोलॉजी के में स्टेप्स कौन कौन से हैं ताकि हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकें। ओवरव्यू ऑफ द 8 डिसिप्लिन्स। अब जब हम समझ चुके हैं कि 8D अप्रोच कब यूज करनी चाहिए, तो आइए जानते हैं इसके में स्टेप्स या डिसिप्लिन्स। 8D अप्रोच कुल 8 स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स से मिलकर बनती है जो प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व करने में मदद करती है। हर डिसिप्लिन का एक क्लियर पर्पस होता है, सबसे पहले टीम बनाना और अंत में उनकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना। इन स्टेप्स का मकसद सिर्फ प्रॉब्लम को टेम्पररीली सॉल्व करना नहीं है, बल्कि उसे परमानेंटली प्रिवेंट करना है। आइए एक एक स्टेप को समझते हैं। D1 एस्टैब्लिश टीम। सबसे पहले एक क्रॉस फंक्शनल टीम सेलेक्ट करते हैं जिसमें सही एक्सपर्टीज हो। D2 डिस्क्राइब प्रॉब्लम को फैक्ट्स और डेटा के आधार पर क्लियरली डिफाइन किया जाता है। D3 इंटरिम कंटेनमेंट। टेम्पररी मेजर्स लिए जाते हैं ताकि कस्टमर्स या प्रोसेसेस सेफ रहें। D4 रूट कॉज एनालिसिस। प्रॉब्लम का रियल कॉज आइडेंटिफाई किया जाता है, टूल्स जैसे 5Y या फिशबोन डायग्राम का उपयोग करके। D5 परमानेंट करेक्टिव एक्शन। एक ऐसा सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया जाता है जो रूट कॉज को परमानेंटली एलिमिनेट करे। D6 इंप्लीमेंट और वैलिडेट सोल्यूशन को एग्जीक्यूट करके उसकी इफेक्टिवनेस कंफर्म की जाती है। D7 प्रिवेंट रिकरेंस प्रोसेसेस। ट्रेनिंग और कंट्रोल्स को अपडेट किया जाता है ताकि फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम न हो। D8 रिकॉग्नाइज टीम। अंत में टीम के एफर्ट्स सेलिब्रेट किए जाते हैं और लर्निंग को डॉक्यूमेंट किया जाता है। इन 8 स्टेप्स को फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन सुनिश्चित करती हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व नहीं होती, बल्कि सिस्टमैटिकली प्रिवेंट भी की जाती है। अगली स्लाइड में हम D1 एस्टैब्लिश टीम को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि टीम बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। D1 एस्टैब्लिश द टीम। अब जब हम जान चुके हैं 8D के 8 स्टेप्स के ओवरव्यू के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं D1 एस्टैब्लिश द टीम से। 8D का पहला स्टेप है एक कॉम्पिटेंट और क्रॉस फंक्शनल टीम बनाना। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग की सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि राइट लोग, जिनके पास रेलेवेंट नॉलेज और एक्सपीरियंस है, उन्हें सेलेक्ट किया जाए।
एक वेल डिफाइंड टीम ये सुनिश्चित करती है कि प्रॉब्लम के हर पहलू को समझा और एड्रेस किया जाए। टीम बनाने के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। टीम में डिफरेंट फंक्शंस के मेंबर्स शामिल करें ताकि डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स मिल सकें। हर मेंबर के लिए क्लियर रोल्स असाइन करें, जैसे टीम लीडर, रिकॉर्डर और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। सभी टीम मेंबर्स से कमिटमेंट और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करें ताकि हर कोई अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति डेडिकेटेड रहे। एक मजबूत टीम बनाने से प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनती है। अगली स्लाइड में हम डिस्क्राइब द प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि प्रॉब्लम को सही तरीके से डिफाइन और डॉक्यूमेंट कैसे किया जाता है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। अब जब हमारी टीम तैयार हो चुकी है तो अगला स्टेप है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। इस स्टेप में हम प्रॉब्लम को क्लियर और एक्यूरेट तरीके से डिफाइन करते हैं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम को सही तरीके से समझा जाए तो टीम के सभी मेंबर्स इशू को एक ही नजरिए से देख सकते हैं और एनालिसिस भी इफेक्टिव बनता है। प्रॉब्लम डिस्क्राइब करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक्स, फैक्ट्स, डेटा और स्ट्रक्चर्ड मेथड्स का उपयोग करें ताकि प्रॉब्लम टेंजेबल और मेजरेबल लगे। अक्सर हम 5W2H अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी। प्रॉब्लम को डेटा के साथ क्वांटिफाई करें जहां भी संभव हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियरली फ्रेम करें। उदाहरण के लिए, डिफेक्ट एक्स अकर्स इन प्रोसेस वाई ड्यूरिंग शिफ्ट सेड अफेक्टिंग एंड यूनिट्स। इस स्टेप का उद्देश्य है कि प्रॉब्लम क्लियर, मेजरेबल और एवरीवन को समझ आने वाला हो ताकि अगले स्टेप्स में सही रूट कॉज एनालिसिस किया जा सके। अगली स्लाइड में हम सीखेंगे D3 इंटरम कंटेनमेंट, यानी प्रॉब्लम के टेम्पररी सॉल्यूशंस कैसे इंप्लीमेंट किए जाएं ताकि इमीडिएट इंपैक्ट कंट्रोल हो सके। D3 इंटरम कंटेनमेंट एक्शंस। जब हमने प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन कर लिया तो अगला स्टेप है D3 इंटरम कंटेनमेंट एक्शंस। इस स्टेप का मेन पर्पस है कि प्रॉब्लम को कस्टमर्स या प्रोसेसेस पर आगे और अधिक असर डालने से रोका जाए जबकि हम परमानेंट सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हों। यानी ये टेम्पररी मेजर्स हैं जो रिस्क को कंट्रोल करते हैं और प्रॉपर रूट कॉज एनालिसिस के लिए समय देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एक्शंस इस स्टेप में। तुरंत एक्शन ले ताकि डिफेक्टिव आइटम्स की शिपमेंट या प्रोडक्शन रोकी जा सके। अफेक्टेड पार्ट्स को सेग्रीगेट या क्वारंटीन करें ताकि उनका फर्दर यूज न हो। इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग को टेम्पररी बढ़ाएं ताकि इम्पैक्ट कम हो जब तक परमानेंट सोल्यूशन इंप्लीमेंट न हो जाए। इस तरह इंटरम कंटेनमेंट एक्शन सुनिश्चित करते हैं कि प्रॉब्लम इमीडिएट डैमेज न करे और टीम को रूट कॉज एनालिसिस और करेक्टिव एक्शन के लिए समय मिले। अगली स्लाइड में हम जानेंगे D4 रूट कॉज एनालिसिस, यानी प्रॉब्लम की असल वजह कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। D4 रूट कॉज एनालिसिस। जब हमने इंटरम कंटेनमेंट एक्शंस इंप्लीमेंट कर लिए तो अगला स्टेप है D4 रूट कॉज एनालिसिस। इस स्टेप में टीम का फोकस होता है प्रॉब्लम की असली वजह ढूंढने पर, क्योंकि अगर हम सिर्फ सिम्टम्स को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम दोबारा आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए रूट कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। रूट कॉज एनालिसिस के लिए कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक्स। 5 Why एनालिसिस अप्लाई करें ताकि यह पता चल सके कि प्रॉब्लम क्यों हुई और गहराई तक जाएं। फिशबोन इशिकावा डायग्राम्स का इस्तेमाल करें जिससे हम पॉसिबल कॉजेज एक्सप्लोर कर सकें अक्रॉस कैटेगरीज जैसे मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट, एनवायरनमेंट। रूट कॉज और एस्केप पॉइंट को वेरीफाई करें ताकि एक्यूरेसी सुनिश्चित हो और सॉल्यूशन सही दिशा में हो। इस स्टेप का मकसद है कि हम प्रॉब्लम का मूल कारण समझें और परमानेंट करेक्टिव एक्शन डेवलप कर सकें जो लॉन्ग टर्म में इश्यू को परमानेंटली एलिमिनेट करे। अगली स्लाइड में हम सीखेंगे D5 परमानेंट करेक्टिव एक्शन, यानी उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना जो रूट कॉज को पूरी तरह से खत्म कर दे। D5 डेवलप परमानेंट करेक्टिव एक्शन। जब हमने रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया तो अगला स्टेप है D5 डेवलप परमानेंट करेक्टिव एक्शन। इस स्टेप का उद्देश्य है कि हम ऐसे सॉल्यूशंस तैयार करें जो प्रॉब्लम को परमानेंटली एलिमिनेट कर सकें। करेक्टिव एक्शंस को हमेशा प्रैक्टिकल, इफेक्टिव और सस्टेनेबल होना चाहिए। साथ ही प्रॉपर इवैल्यूएशन ये सुनिश्चित करता है कि चुना गया सॉल्यूशन एग्जिस्टिंग इश्यू को सॉल्व करे और नए प्रॉब्लम्स न पैदा करे। इस प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स। टीम मिलकर पॉसिबल करेक्टिव एक्शंस ब्रेनस्टॉर्म करती है और उनकी फीजिबिलिटी एसेस करती है। सबसे बेस्ट एक्शन सेलेक्ट करें जो सीधे रूट कॉज को एड्रेस करें। एक्शन प्लान को क्लियरली डॉक्यूमेंट करें जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टाइमलाइंस शामिल हों। इस तरह हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारी सॉल्यूशन सिर्फ थियोरेटिकल न रहे बल्कि प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाला हो।
अगली स्लाइड में हम जानेंगे D6 इम्प्लीमेंट और वैलिडेट यानी करेक्टिव एक्शन को एग्जीक्यूट करना और उसकी इफेक्टिवनेस वेरीफाई करना। D6 इम्प्लीमेंट और वैलिडेट करेक्टिव एक्शन। जब हमने परमानेंट करेक्टिव एक्शंस डेवलप कर लिए तो अगला स्टेप है D6 इम्प्लीमेंट और वैलिडेट। इस स्टेप में टीम चुने गए करेक्टिव एक्शंस को एग्जीक्यूट करती है और उनकी इफेक्टिवनेस वेरीफाई करती है। वैलिडेशन ये सुनिश्चित करता है कि सॉल्यूशन सच में प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है और रिकरेंस को प्रिवेंट करता है। इस फेज के कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स। अप्रूव्ड करेक्टिव एक्शंस को प्लान के अनुसार एग्जीक्यूट करें। डेटा कलेक्ट करें ताकि कंफर्म हो सके कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान साइड इफेक्ट्स या अनइंटेंडेड इम्पैक्ट्स को मॉनिटर करें ताकि कोई नया इश्यू न पैदा हो। इस स्टेप से यह सुनिश्चित होता है कि हमारा करेक्टिव एक्शन प्रैक्टिकल, इफेक्टिव और सेफ है और लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। अगली स्लाइड में हम सीखेंगे D7 प्रिवेंट रिकरेंस यानी मेजर्स जो फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम को प्रिवेंट करें। D7 प्रिवेंट रिकरेंस। जब हमने करेक्टिव एक्शंस को इम्प्लीमेंट और वैलिडेट कर लिया तो अगला स्टेप है D7 प्रिवेंट रिकरेंस। इस स्टेप का उद्देश्य है कि प्रॉब्लम दोबारा कभी न हो। इसके लिए प्रोसेसेस को अपडेट करना, पर्सनल को ट्रेनिंग देना और कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करना जरूरी है ताकि सॉल्यूशन सिस्टम में फर्मली एम्बेडेड हो जाए। कुछ महत्वपूर्ण एक्शंस इस स्टेप में। प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स, सॉप्स, FMEA और कंट्रोल प्लान्स को अपडेट करें। सीखने और सॉल्यूशंस को अदर टीम्स या डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर करें। जरूरत पड़ने पर ट्रेनिंग कंडक्ट करें ताकि सभी लोग इम्प्रूव्ड प्रोसेस का पालन करें। इस स्टेप से हम सुनिश्चित करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की कल्चर डेवलप हो और फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम प्रिवेंट की जा सके। अगली स्लाइड में हम जानेंगे D8 रिकॉग्नाइज टीम यानी टीम के एफर्ट्स को सेलिब्रेट करना और सीखने को डॉक्यूमेंट करना। D8 रिकॉग्नाइज द टीम। अब जब हमने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं तो आखिरी स्टेप है D8 रिकॉग्नाइज द टीम। इस स्टेप का उद्देश्य है कि टीम के एफर्ट्स को अप्रिशिएट और सेलिब्रेट किया जाए। टीम के कॉन्ट्रीब्यूशंस को पहचानना मेंबर्स को मोटिवेट करता है और एक पॉजिटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कल्चर को रिइंफोर्स करता है। कुछ महत्वपूर्ण एक्शंस इस स्टेप में। टीम की सक्सेस सेलिब्रेट करें और इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करें। 8D रिपोर्ट को क्लोज करें और की लर्निंग्स को डॉक्यूमेंट करें ताकि फ्यूचर में इनका उपयोग किया जा सके। बेस्ट प्रैक्टिसेस को अदर टीम्स या प्रोजेक्ट्स में शेयर करने के लिए एनकरेज करें। इस तरह 8D मेथोडोलॉजी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग कल्चर और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को भी प्रमोट करती है। अब हमने ग्लोबल 8D के 8 स्टेप्स डिटेल में कवर कर लिए हैं। अगले पार्ट में हम समरी और की टेकअवेज देखेंगे ताकि पूरा प्रोसेस एक क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से समझ में आ जाए। समरी और की टेकअवेज। तो दोस्तों, अब हम आते हैं ग्लोबल 8D का समरी और की टेकअवेज पर। ग्लोबल 8D एक स्ट्रक्चर्ड और टीम बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशंस को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली टैकल करने में मदद करती है। अगर हम 8 डिसिप्लिन्स को फॉलो करें तो टीम्स आसानी से रूट कॉजेज आइडेंटिफाई कर सकती हैं, परमानेंट सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर सकती हैं और रिकरेंस प्रिवेंट कर सकती हैं। की पॉइंट्स जो याद रखने योग्य हैं। 8D अप्रोच ये सुनिश्चित करती है कि प्रॉब्लम्स परमानेंटली सॉल्व हो, सिर्फ टेम्पररी फिक्सेस नहीं। ये क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करती है। ऑर्गेनाइजेशंस में एक लर्निंग कल्चर बनती है जो प्रोसेसेस इंप्रूव करती है और फ्यूचर इश्यूज प्रिवेंट करती है। इस प्रकार ग्लोबल 8D न सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है, बल्कि यह ऑर्गेनाइजेशंस को हायर क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की दिशा में भी आगे ले जाता है। दोस्तों, यही था हमारा ग्लोबल 8D ट्रेनिंग मॉड्यूल। उम्मीद है कि अब आप इसे अपने वर्क एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि ग्लोबल 8D मेथोडोलॉजी कैसे काम करती है, इसके 8 स्टेप्स क्या हैं और इसे प्रैक्टिकल तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए यूजफुल रहा हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे आने वाली ट्रेनिंग वीडियोस और लर्निंग मॉड्यूल्स मिस न करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उन्हें जरूर एड्रेस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। TUV ग्लोबल इंडिया के साथ जुड़े रहें, सीखते रहें और अपने काम में एक्सेलेंस लाते रहें।